हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक्निकल ग्रेड सेकंड का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं पेपर सॉल्यूशन की ओर। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके टेक्निकल क्वेश्चन सारे कवर करेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आपका कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और पेपर सेट सॉल्व करने से आपको एक्सपीरियंस होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस लेवल के आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बहुत सारे सेट हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग वन बाई वन कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग रेगुलरली वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किसी 11 केबी वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। तो क्या कह रहा है कि जो 11 केवी की केबल होती है, अगर उसको हम लोग अंडरग्राउंड केबल में जब बिछाते हैं तो उसके लिए जो मिनिमम गहराई होगी खाई की, कितनी गहराई तक मिनिमम होती है वो ले जा सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों 0.9 मीटर। ठीक है, जो वांछित खाई होती है वो 0.9 मीटर के आसपास होती है मिनिमम, और उससे नीचे भी ले जा सकते हैं 11 केवी की केबल को बिछाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सतह पर वाहक नली वाली वायरिंग के मामले में दो सैडलों के बीच की अधिकतम दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो सतह पर वाहक नली मतलब ये होती है दोस्तों सरफेस कंड्यूट वायरिंग। ये एक प्रकार का केसिंग केपिंग वायरिंग की तरह ही होता है। केसिंग केपिंग वायरिंग की तरह ही होता है सिस्टम, लेकिन इसमें क्या होता है कि केसिंग केपिंग की जगह पे इसमें दोस्तों पाइप यूज होता है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, और ये थोड़ा ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। तो इसके जो दो सैडल होते हैं, इनके जो बीच की दूरी होती है अधिकतम मैक्सिमम, वो होती है दोस्तों 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर्स का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग पावर वायरिंग के लिए अगर कोई कंडक्टर्स यूज करें, कोई केबल यूज करेंगे, तो उसका जो कंडक्टर होगा उसका अधिकतम आकार कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो उसका जो आकार है वो 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए अगर पावर वायरिंग के लिए यूज करें हम कोई केबल। ठीक है, तो पावर वायरिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो पावर वायरिंग होती है, पावर वायरिंग में जो लोड होता है वो दोस्तों मैक्सिमम लोड होता है, उसमें 3000 वाट तक मैक्सिमम लोड हम लोग ले सकते हैं। एंड जो उसमें पॉइंट होते हैं उसमें हम लोग 2 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ले सकते हैं एंड 3000 वाट का लोड ले सकते हैं पावर वायरिंग में। और इसी तरह जब लाइट फैन सर्किट की बात होती है, तो लाइट फैन सर्किट के लिए दोस्तों हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लोग मैक्सिमम 800 वाट का लोड ले सकते हैं। एंड जो पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 10। ठीक है, 10 पॉइंट ले सकते हैं, 800 वाट का लोड ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है। तो वायरिंग दोस्तों ये 4 प्रकार की वायरिंग होती है। कौन कौन सी, क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग एंड कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, तो जो इसमें सबसे सरल होती है या सबसे आसान और सस्ता होता है, ये होता है दोस्तों क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग में क्या किया जाता है, एक तो ये सबसे पहले बहुत पुराना तरीका होता है, और इसमें जो बिजली के मतलब जो केबल होती है उसको हम लोग किसी प्लास्टिक या लकड़ी के ऊपर, जैसे किसी भी बाहर कंड्यूट मतलब लकड़ी या प्लास्टिक के ऊपर बाहर, उसमें हम लोग तार को फिट कर देते हैं। ठीक है, क्लिप लगा लगा के फिट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होती है और ये सस्ता भी होता है। ठीक है, एंड ये टेम्प्रोरी फिटिंग के लिए सबसे अच्छा है कि इसको अगर कहीं टेम्प्रोरी यूज करना है तो उसको लगा सकते हैं, बाद में इसको बहुत आसानी से हटा भी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे सस्ता और आसान तरीका होता है क्लीट वायरिंग। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक क्षमता की एसआई यूनिट होती है। तो प्रतिरोधक क्षमता की एसआई यूनिट होती है दोस्तों ओम। अगला क्वेश्चन, किसी उद्दीप्त लैंप का पावर फैक्टर जो इनकंडेंसेंट लैंप होती है, तो उनका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है यूनिटी। ठीक है, ये याद रखना कि जो इनकंडेंसेंट लैंप होती हैं उनका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर का स्टेटर किससे बना होता है। तो जो इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है वो दोस्तों सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाला मोटर होता है। तो कम रखरखाव मतलब जिसमें कम देखरेख करनी होती है। तो डीसी मोटर में दोस्तों ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसमें भी थोड़ा सा देख रेख और रख रखाव की काफ़ी आवश्यकता है। सिंक्रोनस मोटर, ये सब ऐसी मोटर होती हैं जिनमें थोड़ा उनका रख रखाव, उनकी देख रेख की काफ़ी आवश्यकता होती है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर होती है ये रफली यूज्ड मोटर होती है, इसको बहुत ही हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे तरीके से यूज किया जाता है। इसको ज़्यादा कम रख रखाव की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, ये कहीं भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग मैक्सिमम, ये इंडक्शन मोटर मैक्सिमम यूज होती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इक्यूवेटरों का उपयोग किस में होता है। तो जो इक्यूवेटरों का उपयोग होता है दोस्तों ये पोल्ट्री फार्म में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। जो रेती होती है तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो उसमें होता है दोस्तों हाई कार्बन स्टील। ठीक है, जो हाई कार्बन स्टील होता है, रेती होती है, जिससे हम लोग कोई भी किसी भी आयरन सरफेस को रफ करते हैं या उसको घिसते हैं, तो उसके लिए जो रेती होती है उसमें जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं उसमें दोस्तों जीना डायोड प्रयुक्त होता है। तो जीना डायोड क्या होता है दोस्तों, कि जीना डायोड एक एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिव एलिमेंट होता है एंड टू टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक, एनोड एंड कैथोड। एंड इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो जीनर ब्रेक डाउन कहलाता है। एंड इसका जो ऑपरेटिंग रीजन होता है वो होता है दोस्तों रिवर्स वाइज। ठीक है, एंड इसकी जो डोपिंग लेवल होती है वो हाई डोप्ड होता है। ठीक है, एंड जो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से बनता है सिंबल। ठीक है, इस तरह से एक पीएन डायोड बना के उसमें इस तरह से जेड का सिंबल बना दें, आपको याद रहेगा ये एनोड होता है एंड ये कैथोड होता है। ठीक है, और ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये क्या होता है कि जब ये ऑफ ऑफ कंडीशन में होता है तो ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की तरह वर्क करने लगता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम लोग करंट का मान तो बढ़ता है लेकिन जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिवर्स बायस में जब इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनती है। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाता है, करंट बढ़ाने पर वोल्टेज स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसलिए जब ये ऑफ कंडीशन में होता है तो इसका जो रिवर्स वाइज में काम करता है तो ये एक एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तरह काम करता है और इसको एम्पलीट्यूड लिमिटिंग स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जीनर डायोड। अगला क्वेश्चन, सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है जहां एक लैंप को दो से अधिक जगहों से नियंत्रित किया जाता है। तो सीढ़ियों पर वायरिंग के लिए इसमें दोस्तों स्टेयर केस वायरिंग में हम लोग जो यूज करते हैं स्विच वो होता है दोस्तों मध्यवर्ती स्विच, या इसको हम लोग टू वे स्विच भी बोलते हैं। ठीक है, जो दो जगह या दो से अधिक जगह से ऑपरेट हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा आवेशित होता है। तो बैटरी का जो ट्रिकल चार्जिंग होता है वो बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पर टकाई के लिए या एल्यूमिनियम मतलब सोल्डरिंग के लिए जिस गाला का उपयोग करते हैं, फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है। तो वो होता है दोस्तों EYRA7। ठीक है, या बरोजा। अगला क्वेश्चन, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है। तो स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो VL बराबर होता है दोस्तों √3 V फेज के। ठीक है, एंड जो करंट होती है लाइन करंट वो IL बराबर होती है I फेज के। ये होता है दोस्तों स्टार कनेक्शन में। एंड यही डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो VL होता है वो V फेज के बराबर होता है एंड जो लाइन करंट होती है वो √3 V फेज होती है। ठीक है, तो यहाँ स्टार कनेक्शन में पूछा तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 इंटू V फेज। अगला क्वेश्चन, कि अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है, जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है वो किससे निर्धारित होती है, तो वो होता है दोस्तों KVA से। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर से। अगला क्वेश्चन, किसी सीसा अम्ल बैटरी में लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल निगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है। तो जो उसमें प्रति सेल निगेटिव प्लेट होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट से ऑलवेज 1+ मतलब एक ज़्यादा होती है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेटों से +1 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊर्जा के लिए निम्न दृष्टिकारियों में कौन अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है। तो अधिक ऊर्जा के लिए दोस्तों इनमें से जो रेक्टिफायर दिए हैं तो इनमें से जो मर्करी आर्क रेक्टिफायर होता है ये हाई एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा, अधिक सस्ता और काफ़ी इफिशियंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप, तो अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप कितना हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, LT और HT लाइन पर लो टेंशन और हाई टेंशन लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना चाहिए। तो इसके पास दोस्तों वायरमैन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीथरों का उपयोग के लिए होता है। तो जो ब्रीदर होता है उसका उपयोग किस लिए होता है, तो होता है दोस्तों हवा से नमी खींचने के लिए। ठीक है, ब्रीदर में हम लोग एक मटेरियल होता है वो रखते हैं सिलिका जेल। तो जब वो मतलब कोई नमी आती है हवा के साथ में तो वो सिलिका जेल उस नमी को सोख लेता है
ब्रीदर में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ब्रीदर का जो काम होता है वो हवा से नमी को सोखने के लिए होता है, जिससे कि वो नमी ऑयल में ना पहुंच पाए, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल में ना पहुंच पाए। इस वजह से ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल रखते हैं। तो ब्रीदरों का जो काम होता है हवा से नमी को खींचने का। अगला क्वेश्चन, फेज टू फेज एंड फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में, ठीक है, प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? जब हम लोग अगर किसी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, तो उसमें जो फेज टू फेज एंड फेज से न्यूट्रल का जो प्रतिरोध का मान होता है वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक एवीओ, एवीओ मतलब एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओम मीटर को माप सकता है। तो एवीओ के नाम से ही पता चलता है कि ए से एमीटर, वी से वोल्टमीटर, ओ से ओम मीटर। एवीओ का मतलब होता है एक करंट, ईएमएफ मतलब वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को माप सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल फील्ड कॉइल होती है वो किससे जुड़ी होती है? तो जो इंटरपोल फील्ड कॉइल होती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है किसी भी डीसी जनरेटर में, ठीक है। किसी भी डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पोलरिटी होती है वो आगे वाले पोल के समान होती है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में अगर जनरेटर घूम रहा है तो उसकी आगे वाले पोल के समान होती है। एंड जो इनकी जो इसमें जो कॉइल या वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में इस तरह से जुड़ी होती है, ठीक है, सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक। एंड जो इंटरपोल का कार्य होता है, तो इंटरपोल का क्या काम होता है कि इंटरपोल का काम होता है रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है। एंड ये कंप्यूटेशन को इम्प्रूव भी करता है एंड कम्यूटेटर के सरफेस में जो स्पार्किंग होती है उसको भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी प्रकोष्ठीय या सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक पथ होते हैं वो कितने होते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में? तो हम लोग जानते हैं जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये हम लोगों का सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो मैग्नेटिक पाथ बनते हैं वो कितने बनते हैं? तो इसमें जो मैग्नेटिक पाथ बनते हैं दोस्तों वो 2 बनते हैं, ठीक है। एक ये पाथ हो जाता है एंड एक ये पाथ हो जाता है। तो मैग्नेटिक पाथ कितने बनते हैं इसमें? तो इसमें बनते हैं दोस्तों 2, ठीक है। एंड जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये सेल टाइप हो गया, एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें मैग्नेटिक पाथ होता है 1, ठीक है। इस तरह से होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक पाथ होता है वो 1 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्टेपर मोटर एक होता है। तो स्टेपर मोटर क्या होता है? तो स्टेपर मोटर दोस्तों एक प्रकार का सिंगल फेज एसी मोटर होता है, ठीक है। तो ये स्टेपर मोटर को हम लोग एक प्रकार से मल्टी फेज मोटर भी कह सकते हैं। एंड ये क्या करती है? तो ये दोस्तों जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो स्टेपर मोटर होती है, ठीक है। एंड जो इसका स्टेप एंगल होता है, इसका स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है, स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है दोस्तों 360 डिग्री अपॉन एम एस इंटू एन आर, ठीक है। तो जो यहाँ पे एम एस होता है, स्मॉल एम एस, ये होता है दोस्तों नंबर ऑफ स्टेटर फेज या नंबर ऑफ स्टोक्स, मतलब कितना स्टोक ले रही है एक बार में। और जो एन आर होता है वो नंबर ऑफ रोटर टीथ या नंबर ऑफ रोटर पोल्स, ठीक है। एंड जो स्टेपर मोटर होता है तो इसका यूज कहाँ होता है? तो मैक्सिमम इसका यूज होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल वॉचेस में, ठीक है, एंड मेडिकल एंड मिलिट्री एप्लीकेशन, टॉप ड्राइव्स में या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, प्रिंटर में मेन एडवांटेज मतलब मेन इसका जो एप्लीकेशन है वो प्रिंटर है, एक्स वाई प्लॉटर्स एंड रोबोटिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोरॉयड एक होता है, जो टोरॉयड होता है वो एक प्रकार का तार की कुंडलीकृत कॉइल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की पहचान एंड रूल द्वारा की जाती है। तो एंड रूल के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? तो ये होता है दोस्तों चुंबकीय पोल की जो पहचान है वो लोगों हम लोग एंड रूल के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण इलेक्ट्रिक एंगल होता है, ये होता है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड रनिंग वाइंडिंग के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम लोग जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड ये होता है मेन वाइंडिंग, ठीक है। जो मेन वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस का मान लो होता है एंड जो रिएक्टेंस होता है वो हाई होता है, एंड जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस का मान हाई होता है एंड जो रिएक्टेंस होता है वो लो होता है, ठीक है दोस्त।
अगला क्वेश्चन क्या है कि कोरोना इफेक्ट को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो जो कोरोना इफेक्ट होता है उसको हम लोग जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच की अगर स्पेसिंग को बढ़ा देंगे तो जो कोरोना इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर्स के बीच की समुचित अंतराल को अगर बढ़ा देंगे हम लोग तो जो कोरोना इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी सामग्री में किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए सबसे अच्छा? तो दोस्तों इसके लिए देखो कम लागत, सबसे पहले तो लो कॉस्ट का होना चाहिए, एंड हाई परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक या मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक पावर होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड उच्च यांत्रिक मजबूती मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे गुण होने चाहिए एक विद्युत रोधी सामग्री में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचआरसी फ्यूज का आशय है। तो जो एचआरसी फ्यूज का आशय क्या होता है? एचआरसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा मतलब लीकेज इलेक्ट्रिक करंट फुल लोड का कितना होता है? तो जो फुल लोड का मतलब जो लीकेज करंट होती है वो फुल लोड का 1/5000वां भाग हो सकती है। ठीक है, तो जो लीकेज करंट है वो 1/5000वां भाग हो सकती है फुल लोड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो जो सिंगल फेज मोटर होती है उनमें अधिकांशतः कंसेंट्रिक वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन बीट लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो सोल्डरिंग आयरन के लिए हम लोग जिस बीट का यूज करते हैं वो होता है दोस्तों, वो होता है तांबा। ठीक है, कॉपर। अगला क्वेश्चन कि किसी ऐसी सर्किट में जो प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव पावर होती है वो किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो जो पी रिएक्टिव होता है, पी रिएक्टिव पावर होती है वो होती है दोस्तों वी आई साइन थीटा। ठीक है, जो रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा की टर्म में दिया जाता है, तो वी आई साइन थीटा। एंड यहीं पर अगर एक्टिव पावर पूछता है तो एक्टिव पावर जो होती है वो होती है वी आई कॉज थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पीक फैक्टर का अनुपात होता है, जो पीक फैक्टर होता है तो पीक फैक्टर बराबर होता है दोस्तों क्या? मैक्सिमम अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एक ट्रिक होती है क्या? आर ए एफ रफ की एम आर पी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर देते हैं, तो जो एफ बराबर होता है यहाँ पे होता है एफ से, एफ का मतलब पी फ्रॉम फैक्टर, तो फ्रॉम फैक्टर बराबर होता है आर से आर एम एस अपॉन ए से एवरेज वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे पी का मतलब होता है पीक फैक्टर, तो जो पी फैक्टर बराबर होता है यहाँ एम से मतलब होता है मैक्सिमम एंड आर से मतलब आर एम एस। ठीक है, तो मैक्सिमम अपॉन आर एम एस, ये ट्रिक होती है आर ए एफ अपॉन एम आर पी मतलब रफ की एम आर पी। इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे पीक फैक्टर और फ्रॉम फैक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज होता है। तो जो एस एफ सिक्स सर्किट ब्रेकर होता है ये हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, तो इसका मैक्सिमम हो सकता है दोस्तों 36 केवी से 760 केवी तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो स्टार डेल्टा संयोजन में जो ऊर्जा होती है वो होती है दोस्तों √3 वी एल आई एल कॉज थीटा। ठीक है, √3 वी एल आई एल कॉज थीटा। वी एल आई एल मतलब लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट √3 कॉज थीटा। ठीक है, जो कॉज थीटा है वहाँ पे पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है दोस्तों सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4। अगला क्वेश्चन, एक एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है, तो एसी सर्किट में जो फॉर्म फैक्टर होता है दोस्तों उसका मान होता है 1.11। ठीक है, ये याद रखिए। एंड अगर हम लोग अगर वैसे आपको याद ना रहे कभी तो अगर निकालना हो तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है आर एम एस अपॉन एवरेज। तो जो एसी सर्किट होता है उसमें साइन वेव होती है, तो साइन वेव की आर एम एस वैल्यू क्या होती है? किसी किसी को भी मान लें, मतलब करंट को लेके या वोल्टेज को लेके, तो अगर हम लोग मानेंगे Vm/√2 ये आर एम एस वैल्यू होती है, एंड जो एवरेज वैल्यू होती है साइन वेव के लिए वो होती है 2 Vm/पाई। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्या कि Vm/√2 एंड 2 Vm/पाई, तो Vm से Vm कैंसिल हो जाता है, तो ये पाई/2√2 आता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पाई का मान 3.142 रख के एंड इसका 2 इंटू 1.414, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर इसको तो इसका मान आता है 1.11। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम है, अगर हम लोगों को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, वक्त बच जाता है एग्जाम के बाद, अगर ये क्वेश्चन छूट जाता है तो इसको हम लोग
सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पीक फैक्टर का भी मान निकाल सकते हैं अगर याद ना रहे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। तो 200 वोल्ट की सप्लाई है एंड 50 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सीधे सीधे हम लोग आई बराबर लगा देंगे, चूंकि वी बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वी का मान कितना है दोस्तों 200 अपॉन आर का मान 50, तो ये आ जाएगा कितना 4 एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है और उनका प्रकार क्या है। तो जो स्टेयर केस वायरिंग में हम लोग स्विच यूज करते हैं तो वो होता है दोस्तों 2 वे स्विच, एंड उसमें जो उनकी संख्या होती है वो होती है 2। ठीक है, जब स्टेयर केस वायरिंग में एक स्टेयर केस वायरिंग में, ठीक है, एक इधर पे स्विच लगा दिया जाता है 2 वे स्विच, एंड एक इधर पे कि अगर इस स्विच को जब हम लोग अगर रोशनी करनी है, हमें स्टेयर केस में अंधेरा पड़ा है तो हम लोग इस स्विच को चालू करेंगे तो सर्किट चालू हो जाता है एंड रोशनी हो जाएगी। जब ऊपर पहुंचेंगे तो उसको बंद करने के लिए अगर हम लोग इसको चालू कर देंगे तो सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वे स्विच होते हैं एंड 2 स्विच का यूज होता है स्टेयर केस वायरिंग में। ठीक है, इसी तरह से कॉरिडोर में भी यही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। तो कवच वाले किसी तार वो बोल रहा है दोस्तों आर्मरिंग के लिए। तो केबल में दोस्तों एक उसका जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह से होता है, ए सी आई किम बास। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो जो सी का मतलब यहाँ होता है ये होता है दोस्तों कोर या कंडक्टर केबल का। आई का मतलब होता है दोस्तों इंसुलेशन। ठीक है, एम का मतलब होता है मेटेलिक सीट्स, एंड बी का मतलब होता है बेडिंग, ए का मतलब होता है आर्मरिंग, एंड एस का मतलब होता है सर्वेइंग। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो सबसे ऊपर होता है सर्वेइंग, इसके बाद होता है आर्मरिंग, इसके बाद बेडिंग, इसके बाद मेटेलिक सीट, इसके बाद इंसुलेशन, एंड इसके बाद लास्ट में होता है कोर। ठीक है, तो इसमें जो पूछ रहा है आर्मरिंग, तो आर्मरिंग का क्या कार्य होता है। तो आर्मरिंग का कार्य होता है दोस्तों केबल में उसको मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसी भी चोट वोट से या कोई भी आघात होने से उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं कि सारे अलग अलग कार्य होते हैं। तो सर्वेइंग दोस्तों होता है ऊपर से धूप धूल से बचाने के लिए, एंड बेडिंग होता है दोस्तों आर्मरिंग से जो इसमें आघात लग जाता है तो उसको सस्पेंस करने के लिए, उसको बचाने के लिए मेटेलिक सीट्स को। ठीक है, एंड जो यहाँ पे मेटेलिक सीट्स होती है इसका कार्य होता है जो मॉइस्चर को अंदर न जाने के लिए। ठीक है, मॉइस्चर से सुरक्षा करने के लिए। इंसुलेशन ये होता है दोस्तों लीकेज करंट को फ्लो ना होने के लिए कंडक्टर के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब का ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति की इकाई होती है, मतलब इल्यूमिनेशन की इकाई क्या होती है। इल्यूमिनेशन की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों लक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय अलजेब्रिक सम जो होता है वो शून्य होता है। तो ये दोस्तों बताता है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, जो किरचॉफ्स ने केसीएल दिया था तो उसमें क्या बोला कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सारी करंटों का अलजेब्रिक सम वो शून्य होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी उसका मतलब क्या है कि जो भी करंट आ रही है और जो भी जंक्शन को छोड़ के जा रही है उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो शून्य के बराबर होता है। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, एंड किरचॉफ्स करंट लॉ जंक्शन पर ही वर्क करता है। एंड किरचॉफ्स ने एक और नियम दिया था वो था दोस्तों क्या केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो वो एक क्लोज सर्किट पर वर्क करता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में समस्त ईएमएफ का जो एल्जेब्रिक सम होगा एंड आईआर ड्रॉप्स का जो ईएमएफ सम होगा वो शून्य के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घुमाव की दिशा या चक्रण दिशा को के द्वारा बदला जा सकता है। तो जो उसकी रोटेशन की स्पीड है उसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग को आपस में बदल दें किसी एक को, तो उसकी जो दिशा है वो बदल जाएगी घूमने की। ठीक है, तो रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग, और का मतलब होता है या रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को टर्मिनलों में से किसी एक का बदल दें तो उसकी जो दिशा है वो घूमने की बदल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भंवर धारा एडी करंट की एक कमी है। तो जो एडी करंट लॉस से सबसे ज़्यादा कमी क्या होती है, तो इसमें होता है दोस्तों वाइंडिंग में हीट काफ़ी जनरेट होती है। ठीक है, तो वाइंडिंग में हीटिंग से काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसका इंसुलेशन कमज़ोर पड़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, एंड एडी करंट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो मटेरियल होता है उसको लेमिनेट करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, लेमिनेट करते हैं जिससे एडी करंट लॉस का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एसी और डीसी आपूर्तियों दोनों पर कौन सा मोटर काम कर सकता है। तो ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर होता है जो एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, एंड यूनिवर्सल मोटर को विदाउट लोड नहीं चलाते हैं, एंड जो इसकी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, VVVF ड्राइव से क्या आशय है। तो जो VVVF ड्राइव होती है उसका मतलब होता है वोल्टेज वेरिएबल वेरिएबल फ्रिक्वेंसी
इंडक्शन मोटर ड्राइव, ठीक है, मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। ठीक दोस्तों, तो ये टेक्निकल ग्रेड सेकेंड का पार्ट 1 था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया। इसी तरह से हम लोग पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी तरह से एक सेट के पार्ट 3 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें 150 टेक्निकल क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन एक पेपर सेट को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, और इसी तरह से आप लोग बने रहिए, और आप लोगों को काफ़ी कंटेंट इसी तरह से मिलता रहेगा ऑब्जेक्टिव्स MCQs का, ठीक है।